नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 30 लेके आ गया हूँ। पार्ट 30 का जो पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके द्वारा 1875 में, याद रखना है 1875 में जो है वो आर्य समाज की स्थापना की गई। देखिए, इसके अलावा सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ब्रह्मा समाज कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो हुई थी ये 1828 में। कब हुई थी? 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे दोस्तों, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक जो लगाई थी ये लगाई थी 1829 में। 1829 में सती प्रथा पर भी रोक लगी थी। किसने लगाई थी दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे भी 1829 में रोक लगाई थी। तो ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है रामकृष्ण मिशन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, याद रखना है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। और राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्मा समाज की। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुन के जाना है। देखिए, वाई चैनल आपके लिए जो है बिल्कुल कार्य कर रहा है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। और आज जो जेबीटी टेट का जो पेपर हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सीरीज में से देखने को मिले थे। और जिसने करंट अफेयर की सीरीज नहीं देखी है फिर भी देख लो, क्योंकि जेबीटी के टेट में भी 3 क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। करंट अफेयर की सीरीज पार्ट 1 अभी डाला है, पार्ट 2 अब डालना है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के जो हमारी इक्वेटर लाइन है इसके जो है उत्तर में है, लेकिन किन अक्षांशों के मध्य है? तो आपने याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश में भारत स्थित है। और देशांतर में जो भारत का जो एरिया है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से, याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक, ये जो है 25 मिनट तक। तो दोनों ही ये पेपर में पूछे जाता है, दोनों के दोनों आपने लिख लेने हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। देखिए दोस्तों, भारत से एक रेखा जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो एक ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मित्र पर गमछा झार का मतलब है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से जा रही है? 8 राज्यों से। और ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भारत में है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। ये जो बनी है ये बनी है महानदी पर। देखिए दोस्तों, ये महानदी पे बनी है और कहाँ पे? ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा बांध पेपर में जरूर पूछा जाता है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी नदी, कौन सी नदी भाई? भागीरथी नदी पे बना है टिहरी बांध। ये भी आपने याद रखना है, भागीरथी नदी, नदी का नाम भागीरथी है। और ये कहाँ पे है टिहरी बांध? ये उत्तराखंड में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ रिहंद बांध, बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे बना है और उत्तर प्रदेश में बना है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध भी है। ये कहाँ पे? ये गुजरात में स्थित है। इंद्र सागर बांध जो है वो कहाँ पे? ये नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में है। अगर मैं बात करता हूँ नागा अर्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी पे है। और भाखड़ा बांध हमारे हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पे सतलुज नदी पे स्थित है। तो ये कुछ बांध थे। और नागा अर्जुन सागर जैसे बांध है ये कृष्णा नदी में है और ये तेलंगाना में स्थित है। ये सारे के सारे बांध बहुत ही। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रमन चोटी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? रमन चोटी जो है ये अरब सागर में है। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो कहाँ पे गिरती है? साबरमती है। ये सारी की सारी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन ना टेट परीक्षाओं में 10 बार पूछ लिया गया। कितने बार भाई? 10 बार आ गया है। बोल रहा है कि दक्षिण भारत का विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है ये केरल राज्य में है और ये दक्षिण जो हमारा
भारत भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में आती है। महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी पर्वत है, इसको हम ईस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन को शक्ति किसे प्राप्त है? तो जो हमारी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसके पास है? तो ये जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। भारत का थार मरुस्थल। देखिए, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है, थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल जो है ये इसका जो एरिया है वो कितना है? तो ये आपने कमेंट बॉक्स में सब ने बताना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य। सूर्य जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन अगले क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत के किस राज्य में तो भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक। तो भूस्खलन की संभावना का जो लैंड स्लाइडिंग है वो भाई पहाड़ों में होगी, राजस्थान में भी नहीं होगी, यूपी में भी उतना खतरा नहीं है, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन जो होता है वो कहाँ पर होता है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है क्योंकि जो उत्तराखंड की जो कैपिटल है उत्तराखंड की वो है देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून। लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो कहीं और है। और भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितनी है? 25। ये क्वेश्चन जो है आज शायद मुझे लग रहा है कि जेबीटी टेट में आया होना है। तो अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट जो है वो कितने हैं, तो हाई कोर्ट 25 है। लेकिन उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसकी बात अभी चल रही है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल में स्थित है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। अब उत्तराखंड ने एक कानून लागू किया जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र है वो भारत के अनुच्छेद 44 में किया गया है। देखिए दोस्तों, कुछ अनुच्छेदों की बात भी करते हैं तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में जो बताया गया है वो बताया गया छुआछूत की समाप्ति, छुआछूत के लिए अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17। 21A बहुत बार पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस में बताई गई है? तो आर्टिकल 21A में बताया। इसके अलावा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। इसके अलावा आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 51 का ए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, 52 से 61 राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 79 संसद, आर्टिकल 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 की राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये आर्टिकल 108 में। 110 में मनी बिल धन विधेयक, ये भी याद रखना है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट कि किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनके बारे में आर्टिकल 148 कैग जिसको हम बोलते हैं। आर्टिकल 153 राज्यपाल के बारे में बोलेगा। आर्टिकल 280 किसके बारे में बोलेगा? फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग के बारे में। और आर्टिकल 315 जो है ये किसके बारे में बोलेगा? तो आर्टिकल 315 बोलेगा भाई किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में। और आर्टिकल 324 जो बोलेगा वो बोलेगा किसके बारे में? चुनाव आयोग के बारे में बात करेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनके बारे में हमने बात की जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मदर टेरेसा किस देश से आई थी? अगर मैं मदर टेरेसा की बात करता हूं तो मदर टेरेसा अल्बानिया से आई थी और इसने भारत की जो नागरिकता है वो 1948 को कब ली थी भैया? 1948 तो भारत की नागरिकता ली थी। और भारत की पहली महिला जिसको 1979 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था भारत में किस महिला को मिला था? तो ये मिला था मदर टेरेसा। पुरुषों में किसको मिला था? तो पुरुषों में जो मिला था ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले ये मिला था 1913 में। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मदर टेरेसा की वापस, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1979। लेकिन इसके अलावा इनको 1962 में मिला था एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसको बोलते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला था 1962 में और भारत रत्न मिला था इनको 1980 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी।
देखिए भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई। तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 509 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लोहे का पुल किस नदी पे बना है। तो विश्व का जो प्रथम जो आयरन का जो पुल बना है, आयरन जो ब्रिज बना है, ये बना है सेवन रिवर पे। और जो ये सेवन जो रिवर है, ये इंग्लैंड में स्थित है और ये सेवन रिवर में बना था 1779 के आसपास। और ये इंग्लैंड का बहुत ही सुंदर पुल है। आप जो अगर आप ब्रिटेन कभी ज़िंदगी में जाओ तो इस पुल को ज़रूर देख के आए, बहुत ही अच्छा पुल बना है ये। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। रेलवे का पितामह पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैंने रेलवे के बारे में हर एक चीज़ आपके समक्ष यहाँ पे ला दी है। तो इनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन को। तो जॉर्ज स्टीफेंसन को जो है रेलवे का पितामह कहा जाता है। देखिए, भारत में जो पहली रेल चली थी, ये चली थी 1853। किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भैया कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1905 के आसपास हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह जो है वो बताए गए हैं। तो ये 8 प्रकार के विवाह जो है धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में बताए। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो वर्नियर भारत कब आया? तो वर्नियर जो भारत आया था, ये आया था 1656 में। क्वेश्चन आ सकता है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। कहाँ पे आया था दोस्तों? ये केरल के कालीकट नामक बंदरगाह में ये भारत आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग परीक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। तो ये बीर बिलिंग कांगड़ा में स्थापित किया गया। तो बीर बिलिंग कांगड़ा जो है ये पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। राज्यसभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो राज्यसभा की जो सदस्य है, इनकी जो टोटल जो संख्या है वो है 250। अब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 3। अब 3 में से एक बंदा अभी पीछे हाल ही में चुन के गए हैं, जिनका नाम है हर्ष महाजन। ये जरूर इनका नाम पेपर में आ सकता है। तो राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित हुआ है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने साल होता है? 6 साल का होता है। ये भी आपने याद रखना है। वरना लोकसभा का होता है मात्र 5 साल, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य मेंबर्स होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और आज ग्रेमी पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, कल इसी के बारे में मैंने करंट अफेयर में आपको बताया है। तो कि ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बताने वाले व्यक्ति है। 2024 में जो है शंकर महादेवन और उनका नाम है जाकिर हुसैन, इन दोनों को मिला है। तो ये क्वेश्चन अब आ चुका है, दोबारा आने की कम उम्मीद रखना। दूसरे क्वेश्चन करंट अफेयर में से फिर जो है पेपर में दिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार। लेकिन अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताऊं मैं आपको कि नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कारों से हमेशा क्वेश्चन आता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर, कितने तारीख को? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई। जब शुरुआत हुई तो ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कितने क्षेत्रों में भैया? 5 क्षेत्रों में। लेकिन वर्तमान में जो है ये 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ और आज जो है वो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये आपने याद रखना है। और भारत में सबसे पहले मैं बता चुका हूँ किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे, कान की बत्तियां खोलेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा संवैधानिक संशोधन के बाद प्राप्त हुआ था। पहला क्वेश्चन तो है कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो पंचायती राज, राज आ रहा है ना पीछे, तो राज से क्या बनाएंगे आप? राजस्थान। ये तो बड़ा आसान है। राज से क्या बनाएंगे भाई? राजस्थान बनाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जो 92-93 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। जो 92-93 में 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो है वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो मिला था। अगर मैं बात करता हूँ भाई कुछ संशोधन की, तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। और संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये किस आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 368। अब जब आपकी टेट परीक्षा खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, जब आपकी टेट परीक्षा खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने लक्ष्य रखना है कि टोटल हमने अब बोर्ड क्लासेस लेनी है। मतलब कि अब हमने बोर्ड में पढ़ाना शुरू करना है और उसमें ना हमने आपको डिटेल से पढ़ाना है। हिमाचल हो चाहे इंडिया जीके हो, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल तैयार है बोर्ड वीडियो के लिए, तो आपको एक कमेंट
पक्का करना है जिसका नाम है BOA। BOA का मतलब है बोर्ड। तो मैं आपको बोर्ड में पढ़ाना शुरू कर दूंगा और बोर्ड में मैं इससे भी धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर पढ़ा के मैं एनालाइज करा, ये तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अब बोर्ड में पढ़ाना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अब डेप्थ में जाना पड़ेगा। कमीशन की तैयारी हम सभी करेंगे, क्योंकि हम सभी के टेट क्वालिफाई 101% हो जाएंगे। हम सभी, मेरा तो हो गया लेकिन आपका मेरे साथ पक्का हो जाएगा और हम जो है अब कमीशन की तैयारी मिलके करेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई यूएनओ। बोले दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, कुल देश कितने? 193। 193वां देश कौन सा है? तो इसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है? दक्षिणी सूडान 193वां देश है यूएनओ का। देखिए यूएनओ का जो झंडा है इसमें जैतून की पत्तियां दर्शाई गई है। कौन सी पत्तियां? जैतून की पत्तियां दर्शाई गई है यूएनओ के झंडे में। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूएनओ डे भी मनाया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुननी है। देखिए यूएनओ की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल देश 15 है, जिसमें 5 देश स्थायी है मतलब परमानेंट है और 10 देश अस्थायी है, जिनको हम क्या बोलेंगे? नॉन परमानेंट बोलेंगे। ये भी दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की आयु, जो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो होती है 62, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं इनकी होती है कितनी? 65। और अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट में जो जज होते हैं ये 33 + 1 होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 साल में रिटायर हो जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ये 65 साल में रिटायर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहाँ पर है, ये मुझे भी पता चलना है, क्योंकि बच्चे को पता है यार कहाँ पे है हाई कोर्ट। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं जरूर ये याद करें, 25 हाई कोर्ट है टोटल। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। करो या मरो का नारा किसने दिया? यहाँ से हम इंपॉर्टेंट नारे जो है वो जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो करो या मरो का जो नारा दिया, ये दिया महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी ने दिया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हे राम भी, जब नाथूराम गोडसे जी ने उनको गोली मारी थी तो उस टाइम भी जो है उन्होंने हे राम बोला था, ये नारा भी महात्मा गांधी का है। भारत छोड़ो भी महात्मा गांधी ने बोला। अब दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या जय हिंद, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जनगण मन अधिनायक जय है, ये बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और आराम हराम है, आराम हराम है, ये किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन ऐसे बच्चा क्वेश्चन तो पेपर में आने वाले नहीं है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया में जो है, अगर एरिया वाइज की बात की जाए भाई, एरिया वाइज जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। रूस की जो कैपिटल है इसका नाम है मॉस्को। आ सकती है रूस की कैपिटल कहाँ पे है? मॉस्को है। रूस की कैपिटल मॉस्को। रूस की जो मुद्रा का नाम है रूबल। क्या नाम है? रूबल। और 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन जो है, ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पुतिन तो 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं रूस के। भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है, पहले तो पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति है। इससे पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उस टाइम में ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था अपने टाइम पे, तो चर्चाओं में थे जगदीप धनखड़ जी। और ये हमारे देश की उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 63 में होता है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ये भी आपने याद रखना है। उपराष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देते हैं, वो त्याग पत्र जो ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और शपथ भी उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? वो भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है? बहुत आसान क्वेश्चन। चींटी के डंक में जो होता है वो होता है फॉर्मिक अमल। कौन सा होता है भाई? फॉर्मिक अमल। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और लैक्टिक एसिड होता है दूध में, ये भी आपने याद रख।
जितनी जितनी मेरे को जानकारी वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन, बोले स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। अब स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर में है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अमृतसर जो शहर है इसको बसाया किसने था। तो अमृतसर शहर को बसाया गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी के नाम से वहाँ पे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। कहाँ पे भैया, अमृतसर में। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की, इसीलिए इनके नाम पे वहाँ पे गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अब बात हो रही है स्वर्ण मंदिर की। भारत का चर्चित स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, ये भी अमृतसर में स्थित है। बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत ही अच्छा पवित्र स्थल है ये। अगर मैं बात करता हूँ, इसको बनाया था गुरु अर्जन देव। याद रखना किसने बनाया था, गुरु अर्जन देव। देखिए मेरे पास पेन नहीं है तो बिना पेन के लिखना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु अर्जुन देव। अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा ऑप्शन में जयपुर है। जयपुर को भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। पटना जो है ये बिहार की राजधानी है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर मैं बात करता हूँ पटना की, पटना में मिलती है भैया दो नदी, एक का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है सोन। तो गंगा और सोन का संगम कहाँ पे होता है, पटना। पटना में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। याद रखना, पटना या पाटलिपुत्र में किसका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का। और इसका नाम पटना से पाटलिपुत्रम वो चेंज हो गया था, पाटलिपुत्रम से पटना जो हो गया था नया नाम। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है बिहार के, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है नीतीश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। मुख्यमंत्री भी जैसे कि पंजाब के भगवंत मान जी है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी है, और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी है, यूपी के योगी आदित्यनाथ है, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी जी है, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के है। तो ये कुछ सीएम जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, एपी कल्चर क्या। बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में, एक एपी कल्चर और एक दूसरा पीसी कल्चर। एपी कल्चर और पीसी कल्चर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। और पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन के अध्ययन को। अब बीटी कल्चर भी पूछा जाता है। और सेरी कल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन के अध्ययन को। और वीटी कल्चर बोलते हैं अंगूरों की खेती के अध्ययन को। तो अंगूरों की खेती के अध्ययन को बोलते हैं वीटी कल्चर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सन 1975 ईस्वी से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की गई। तो भारत में जब 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी, तो ये 352 आर्टिकल 352 के तहत लगी थी। अब आर्टिकल 360 में आता है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो आती है, वित्तीय आपातकाल हम जिसको बोलेंगे। अब क्वेश्चन कई बार पेपर में एग्जामिनर दे देता है कि भाई जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में कितने बार लगा है। तो वित्तीय आपातकाल जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है वो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कच्ची पूड़ी कहाँ का है, तो कच्ची पूड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तो याद रखना, कच्ची पूड़ी खाई अंधे ने, तो कच्ची पूड़ी से कच्ची पूड़ी और अंधे से आंध्र प्रदेश, तो आसान हो जाएगा। देखिए भैया, केरल के दो शास्त्र, ऐसा राज्य जिसके दो क्लासिकल डांस है तो उसका नाम है केरल। केरल में होता है कथकली और मोहिनी अट्टम। कौन सा होता है, कथकली और मोहिनी अट्टम। और जो यूपी में होता है, यूपी में भी एक शास्त्रीय नृत्य होता है जिसका नाम है कथक। क्या नाम है, कथक। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, जैसे कि अपना असम, असम में कौन सा होता है, तो असम में होता है भाई सत्रिया। सत्रिया जो है भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप याद रखेंगे। और भरतनाट्यम जो है ये मंदिरों को समर्पित है तमिलनाडु में। इसका पुराना नाम है सादिर। क्या नाम है भाई, जादिर नहीं है, सादिर। ऋग्वेद में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है। ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ और ऋग्वेद में जो श्लोकों की संख्या है वो 1028 है। 1028 तो इसमें सूक्त है जिसको हम श्लोक कहते हैं। भाई मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल है और 10,462 ऋचाएँ है। 10,462 क्या है, ऋचाएँ है। मंडल 10 है, मंत्र जो है जिसको ऋचाएँ हम कहेंगे ये 10,462 है। अब ऋग्वेद का उपवेद कई बार पूछ लिया जाता है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है यह है आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है। और भरमौर चंबा को जो है ये 84 मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। राजगढ़ सिरमौर ऑप्शन में दिया है, तो राजगढ़ सिरमौर को जो है पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ। झांझर किस राज्य का है, तो किस जिले का है, तो झांझर कहाँ का है, चंबा का। बूढ़ा बहुत बार पूछा जाता है, बूढ़ा कहाँ का है, सिरमौर। कहाँ का है बूढ़ा, भैया बूढ़ा अपने सिरमौर जिले का है बूढ़ा, सिरमौर।
तो ये भी आपने याद रखना है। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से मलाना नामक स्थान कहाँ पर है? तो मलाना में की जाती है भगवान जामलू देवता की पूजा। ये कुल्लू में स्थित है। वहाँ पे भगवान जामलू देवता, जिनको ऋषि जमदग्नि भी कहा जाता है, भगवान जामलू देवता जो है ये जो भगवान परशुराम और माता रेणुका के पति थे, और याद रखना है भगवान परशुराम के पिता थे और माता रेणुका के पति थे जामलू देवता, और भगवान परशुराम के पिताजी थे। ये भी आपने याद रखना है। मलाना गांव जो बड़ा धार्मिक गांव है, और यहाँ पे पुराने जो रीति रिवाज है उनको अभी भी फॉलो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने सीरीज में, तो इनका नाम है विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स प्रथम महिला अध्यक्ष है। लेकिन अगर दोस्तों बात करेंगे पहले विधानसभा अध्यक्ष, तो इनका नाम था जयवंत राम। क्या नाम था? जयवंत राम पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। और पहली महिला जो थी, इनका नाम था, पहली महिला राज्यपाल, इनका नाम था शीला कौल। और पहले चीफ कमिश्नर जो थे, इनका नाम था एनसी मेहता। क्या नाम था? एनसी मेहता। और पहले चीफ सेक्रेटरी जो थे, इनका नाम था केएल मेहता। क्या नाम था? केएल मेहता। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सांच पास हिमाचल के किस जिले में है? तो सांच पास जो है हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है। भाई, चंबा को पांगी से जोड़ने वाला जो ये पास है, इसका नाम है सांच दर्रा। क्या नाम है? सांच दर्रा। और चंबा को पांगी से ये जरा भी जोड़ता है, इसके अलावा अन्य दर्रे भी जोड़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा हूँ कि पेपर में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आपके कर को जाना ही जाना है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो रोहतांग दर्रे की ऊंचाई मेरे को तब से लेकर याद है जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 3978, 3978। तो 3978 हाइट है किसकी? रोहतांग दर्रे की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाह रहे हो बोर्ड की वीडियो सर 15 तारीख अगले महीने से आए, तो VOA ऑप्शन करें। और अगर बहुत अच्छी लगी है तो एक कमेंट और करें जिसका नाम होगा YAG या YAK। तो दोनों ये चीज़ें याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब नई वीडियो लेके बहुत जल्द आएंगे, और अगर नई वीडियो लानी है तो ये कमेंट जो है वो ज़रूर डालें जो मैंने YA वाले बोले हैं। अगर ये 100+ कमेंट जाते हैं तो मैं नई वीडियो पार्ट 31 अब शुरू करूँगा, क्योंकि अब मैंने TGT आर्ट्स के लिए भी अब नया जो सीरीज़ चलानी है, स्पेशल TGT। अगर TGT आर्ट्स के लिए सीरीज़ चलानी है तो मेरे को TGT आर्ट्स जो है ज़रूर कमेंट करें, TGT आर्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी कृपा जो है, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रही, और आपके जो टेट के एग्जाम में सभी का क्लियर हो। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत।